नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम लोग की क्लास होगी सीटेट पेपर 1 की ईवीएस का। सीटेट पेपर 1 की ईवीएस का क्लास होगी और यह प्रश्न जो है आपका पूछा गया प्रश्न है, जो कि कब पूछा गया था आपका 9 जनवरी 2023 को, जब आपकी सीटेट की एग्ज़ाम हुआ था 2023 में। तो पेपर 1 से जो प्रश्न पूछा गया था आपका ईवीएस में, वह सभी प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, यानी आपका यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। दोस्तों, यदि आपको सीटेट एग्ज़ाम पास करना है तो आप सीटेट का पूछा गया प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़कर भी आप सीटेट पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्ज़ाम में रिपीटेशन देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो हम आपके लिए लगातार 2011 से, जब से सीटेट की एग्ज़ाम की शुरुआत हुआ है तब से, यानी 2011 से लेकर के आज हम पहुंच गए हैं 2023 में, ठीक है। यानी 2023 में आज हमारा क्लास होगा आपका 2023 का। किसका क्लास होगा आपका 2023 का क्लास होगा, जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है आपका ईवीएस का, ठीक है। 2023 में जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जो आपका ईवीएस से प्रश्न पूछा गया था, उस सभी ईवीएस का प्रश्न आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये सभी पूछा हुआ आपका प्रश्न है, ठीक है। क्या आपका पूछा हुआ प्रश्न है। हम 2011 से लेकर के लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं 2011 से, आज हमारा क्लास है 2023 वाला, ठीक है। 2023 वाला क्लास है, यानी इसके बीच में 2011 से 2022 तक में जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया है डेट में, वो सभी का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज हमारा क्लास है वर्ष 2023 में पूछा गया प्रश्न ईवीएस का, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईवीएस का प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ क्या है आपका, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। और जयपुर जो है ये राजस्थान की राजधानी है, कि दिशाएं क्रमशः है। तो देखिए, भारत की राजधानी आपका दिल्ली है, तो दिल्ली के सापेक्ष जो है लखनऊ और जयपुर की दिशा क्या है, ये आपसे प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। तो दिल्ली के सापेक्ष लखनऊ और जयपुर की जो दिशा है, ये आपका दिशा है आपका दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, ठीक है। भारत की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष लखनऊ जो है दक्षिण पूर्व में है और जयपुर जो है आपका दक्षिण पश्चिम में है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न के एक अध्यापिका की नियुक्ति महाराष्ट्र के एक विद्यालय में हुई है। वह भोजन के विषय में पढ़ा रही है तथा वह भरली बागी का उदाहरण देती है, जो कि एक व्यंजन जो बना है तो छोटे छोटे भरवा बैगन से बना हुआ, ठीक है। छोटे छोटे भरवा बैगन से जो व्यंजन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, भरली बागी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका एक राइट आंसर होगा, छोटे छोटे भरवा बैगन से। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न कहता है, यहाँ पर पक्षी से प्रश्न पूछा गया है आपका कि पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा जो है इसका पंख जो है आपका उन्हें गर्म रखते हैं और उन्हें जल सह बनाते हैं, ठीक है। पक्षियों के जो पंख होते हैं ना, उन्हें गर्म रखने में मदद करते हैं और उन्हें जल सह बनाते हैं, यानी वो अपने पंख की सहायता से पानी में डूब नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें जलसह बनाते हैं और उन्हें गर्म रखते हैं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वे पंख उनको गर्म रखते हैं और जलसह बनाते हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा कथन सही है पक्षी के बारे में, तो बी और डी आपका कथन सही है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न है कि जो पशु अंडे देते हैं उनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती है। तो जो पशु अंडे देती है उनकी विशेषताएं होती है कि उनकी आंतरिक कान एवं शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, उनके आंतरिक कान एवं शरीर पर क्या होते हैं, बाल होते हैं। ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न है कि उस पहली भारतीय महिला का नाम जिन्होंने एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर कदम रखा है
और राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा गाड़ा तथा कई फोटो भी खींची है। तो बछेंद्री पाल जो है ना आपकी पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर पहली कदम रखने वाली महिला थी, ठीक है। और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराई थी और कई फोटो भी खींची थी। तो कौन थी वो? आपका बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो थी ना भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। भारत की प्रथम महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो आपका कौन थी? आपका बछेंद्री पाल थी। कौन थी? आपका बछेंद्री पाल थी। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर होगा बछेंद्री पाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिपुर के संबंध में सही है? मणिपुर के संबंध में कौन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मणिपुर का अर्थ जेबरों का देश होता है, तो ये आपका कथन सही है, ठीक है। मणिपुर का अर्थ क्या होता है? जेबरों का देश होता है। और लावनी मणिपुर का लोक नृत्य है, ठीक है। लावनी जो है आपका मणिपुर का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी भी आपका सही है। और मणिपुर बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। मणिपुर जो है ना बांस के उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। आपका जो है ना कौन सा कथन सही है? तो ए बी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर के संबंध में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं। तो देखिए कार्य ऐसी चीज है जो हम करते हैं किसके लिए? तो अपने को और अन्य लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन थर्ड में है, केवल सी होगा। यानी कार्य ऐसी चीजें जो हम करते हैं, तो कार्य जो है ना हम अपने लिए और अपने लोगों को सहारा भरण पोषण के लिए करते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन थर्ड में, केवल सी, यानी ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। यहाँ पर हाथी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे प्रश्न, ठीक है। हाथियों के झुंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हाथियों के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए हाथियों के बारे में जब पूछा जा रहा है आपसे, तो हाथी के बारे में जो है नर हाथी के साथ 14 से 15 वर्ष की आयु तक रहते हैं, ठीक है। नर हाथी जो होते हैं वह झुंड में 14 से 15 वर्ष तक की आयु तक ही रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं? वह झुंड से अलग हो जाते हैं, ठीक है। कौन? नर हाथी। तो ऑप्शन आपका जो है ना सी राइट कथन है हाथी के बारे में। उसके बाद उनके झुंड में केवल मादाएं तथा हाथियों के बच्चे रहते हैं। तो आपका कथन डी भी आपका क्या है? सही है, ठीक है। तो हाथी के बारे में पूछा गया था आपसे, तो हाथी के झुंड में जो है ना आपका मादाएं हाथी और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। और हाथी जो है ना, हाथी के जो बच्चे होते हैं वो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहते हैं। उसके बाद हाथी के झुंड से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो आपका सी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? आपका ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर होगा, सी और डी हाथी के बारे में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में गोलकुंडा किले का मानचित्र दिया गया है। इस पर दाहिने नीचे की ओर पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाजा और पटनचेरू दरवाजा के बीच की दूरी 15 से क्या है 2 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी है। तो ये होगा आपका ऑप्शन थर्ड 1.672 किलोमीटर होगी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि सोना की सहेली तारा मिजोरम से है, ठीक है। तारा को हिंदी बोलने में परेशानी होती है क्योंकि मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? प्रमुख भाषा है। तो देखिए मिजोरम में बोली जाने वाली जो भाषा है ये आपका भाषा है आपका मिजो, लुसई और कुकी, ठीक है। मिजो, लुसई और कुकी जो है आपका मिजोरम में बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन आपका 2 राइट आंसर होगा, मिजो, लुसई और कुकी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि पेट्रोलियम तथा कोयले की अनवीकरणीय ईंधन कहा जाता है क्योंकि ये, तो देखिए पेट्रोलियम और कोयले जो है ये आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है। क्योंकि इसका समाप्ति पर ये बनने में आपको कई साल लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर, बनने में कई साल लगते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होती है। तो पर्वतारोही जो है अपने साथ सिलेंडर क्यों ले जाती है? इसकी क्या जरूरत होती है? तो इसका राइट आंसर होगा
सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर क्यों ले जाती है? सांस लेने के लिए, क्योंकि अधिक ऊंचाइयों पर क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलती है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य है। तो अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य है आपका, कौन कौन है? तो ये आपका है गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। क्या है आपका? गोवा, महाराष्ट्र और नहीं, गोवा, महाराष्ट्र और केरल नहीं है। यहाँ पर पूछा था कि अरब सागर में 3 भारतीय तटवर्ती प्रदेश राज्य है। तो तटवर्ती यानी जो तट पर बसे हुए राज्य कौन कौन है? तो गोवा, महाराष्ट्र और केरल, ठीक है। कौन कौन है आपका? गोवा, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन आपका थर्ड है सही आंसर, ठीक है। गोवा, महाराष्ट्र, केरल जो है आपका अरब सागर के तटवर्ती प्रदेश है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका थर्ड है राइट आंसर होगा, गोवा, महाराष्ट्र और केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिलाएं नृत्य गनाए सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है कहलाता है। प्रश्न कहता है कि राजस्थान का पारंपरिक नृत्य जिसमें घूंघट वाली महिला नृत्यांगनाएं सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है कहलाता है। तो ये नृत्य कौन सा नृत्य होगा, बताइए। तो ये नृत्य है आपका भवाई नृत्य, ठीक है। भवाई नृत्य है। इसमें क्या है कि जो महिलाएं होती है वो क्या करते हैं, सिर पर 7 से 9 पीतल के घरों को संभालती है। तो यह कौन सा नृत्य है आपका? राजस्थान का कौन सा पारंपरिक नृत्य है? तो आपका भवाई, ठीक है। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, भवाई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि मधुबनी एक प्रसिद्ध है। तो देखिए मधुबनी जिला जो है ना, ये आपका बिहार में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है? मधुबनी जिला बिहार में पड़ता है। तो बिहार का एक स्थान है। और मधुबनी जिला जो है ना, यह क्या है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी की प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन आपका? मधुबनी जिला। तो ऑप्शन आपका डी और ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की एक प्रकार की लोक कला चित्रकारी है जिसको मधुबनी पेंटिंग हम कहते हैं, ठीक है। कौन सा कला है आपका? मधुबनी पेंटिंग किससे प्रसिद्ध है आपका? मधुबनी जिला, ठीक है। क्योंकि किस जिला में, जो मधुबनी जिला है आपका किस राज्य में है? आपका बिहार राज्य में, ठीक है। तो बिहार का एक स्थान है। और जो मधुबनी जो है ना, एक मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, यानी लोक कला चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है आपका कौन? मधुबनी जिला। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर होगा? तो आपका कथन जो है ना, डी और ई आपका राइट आंसर होगा मधुबनी के बारे में, ठीक है। डी और ई आपका राइट आंसर होगा मधुबनी के बारे में। यानी बिहार के प्रकार की लोक कला चित्रकारी है आपका मधुबनी, और बिहार का एक स्थान है। यानी मधुबनी कहाँ पड़ता है आपका? बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है। मधुबनी जिला किस राज्य में पड़ती है आपका? बिहार राज्य में। और मधुबनी जो है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मधुबनी पेंटिंग के लिए, ठीक है। यानी लोक कला चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका डी और ई राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपका किस ऑप्शन में? आपका ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है, डी और ई आपका कथन, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ। प्रश्न कहता है कि शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियां और गोटियां खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया, ठीक है। वो अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं? लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं? लड़कियां क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? तो निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य इस घटना में सम्मिलित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका होगा उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, ठीक है। कि लड़कियां गोटी से खेलेगी और लड़का क्रिकेट से खेलेगी। तो क्या है आपका? उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करता है। विपरीत का उदाहरण है या उसके बाद है आपका अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, ठीक है। अवलोकन और चित्रण के आधार पर आप समझ विकसित करना और सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना। तो आपका कौन सा कथन सत्य है? तो आपका कथन सत्य है ए, सी और डी, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? आपका ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतु प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
उसका राइट आंसर रीतियों के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करते हैं? आकलन की प्रकृति की सही व्याख्या करता है कौन सा कथन आपका? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो शिक्षण आकलन की सही व्याख्या कौन कर रहा है? ठीक है, तो देखिए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है। तो ये आपका कथन आपका क्या है? सही है। उसके बाद दूसरा कथन है आपका, सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक होता है। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उसे दूर करने में सहायक है। तो आपका कथन आपका थर्ड भी सही है। और फोर्थ है आपका, विद्यार्थियों के सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। तो आपका फोर्थ भी कथन आपका सही है। तो ए, सी और डी आपका राइट कथन है, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन थर्ड में। ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ना बाबू, ये आपका राइट आंसर होगा स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न की अध्यापक विद्यार्थी से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न कहता है कि कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को क्या है अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है। इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी प्रमुख विशेषताओं को इंगित कीजिए। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 82 है कि यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेट पर हरे गोले क्यों है जबकि कुछ भोजन उत्पादकों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। ठीक है, अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाने तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादन के पैकेट देकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर दिया हुआ आपका, यहाँ पर क्वेश्चन है पहचान करना, कल्पना करना, पूर्वाग्रह करना और वर्गीकरण करना। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका होगा पहचान करेंगे। ठीक है, कि किसमें गोल हरा है और किसमें क्या है आपका लाल हरा है। ठीक है, तो पहचान करेंगे और उसका क्या करेंगे हम वर्गीकरण करेंगे। तो कि हरा वाला जो है ना शाकाहारी होता है और जो लाल वाला होता है वो क्या होता है मांसाहारी होता है। उसमें क्या करेंगे हम पहचान करेंगे। ठीक है, तो गोले को क्या करेंगे पहचान करेंगे और उसका क्या करेंगे वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या होगा ए और डी राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ आपका ऑप्शन फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण में
पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है, निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो कक्षा में संबंधित लेखों का क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे एवं उनकी साझा भी करेंगे। ठीक है, यदि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में अपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दे से परिचित करवाना है, तो निम्नलिखित में से आप किसे प्राथमिकता देंगे? तो कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको क्या करेंगे, साझा भी करेंगे। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है। वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुमान और आपका वर्णन। ठीक है, आपका दो कथन सही, अनुमान और वर्णन, जिसकी किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुमान और वर्णन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिक्षेप निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? क्या होगा राइट आंसर? पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत या संगठित परिक्षेप निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाबू आपका विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की इरीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं? अध्यापक को क्या करना चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए और अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए तथा विभिन्न तनों का आकार देखने के लिए कहना चाहिए। आपका ऑप्शन आपका जो है ना, आपका कथन सी और डी राइट आंसर होगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी और डी आपका ऑप्शन थर्ड में दिया हुआ ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका भूमिका निर्वहन और कहानी सुनाना। ठीक है, क्या होगा आपका भूमिका निर्वहन एवं कहानी सुनाना। ऑप्शन आपका कौन कौन सही होगा? ऑप्शन आपका सी और डी राइट आंसर होगा। ठीक है, आपकी जो है निम्नलिखित में कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी होगा? तो पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी होगा आपका भूमिका निर्वहन करना और कहानी सुनाना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका सी और डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ? ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जिसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। ठीक है, तो यदि आप मम्मी के अध्यापक है तो आप क्या करेंगे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम? विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न की प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो प्राथमिक स्तर पर अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता है, तो क्या विशेषता है? तो विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों को विकसित करना। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषता होती है, विद्यार्थियों में सामाजिक भावनात्मक कौशलों का क्या करना? विकसित करना। ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने। पर्यावरण अध्ययन में समूह चर्चा कराना चाहिए जिससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विचार और अनुभव दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका टू राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 9 जनवरी 2023 को जो सीटेट ईवीएस में आपका प्रश्न पूछा गया था पेपर 1 में, वो सभी प्रश्न समाप्त हुआ। इसी तरह से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम जो भी वीडियो लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।